आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के इतिहास का एक ऐसा साम्राज्य जिसे जाने बिना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। ये है मौर्य एम्पायर। अब सवाल ये है, मौर्य साम्राज्य को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचिए, पहली बार भारत का इतना बड़ा हिस्सा एक ही साम्राज्य के नीचे आया था और इसकी शुरुआत हुई एक युवा लड़के चंद्रगुप्त मौर्य और महान गुरु चाणक्य से। ये सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, युद्ध, राजनीति और भारत के एकीकरण की कहानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में मौर्य एम्पायर से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाणक्य हो, अशोका हो या कलिंग युद्ध। ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम देखेंगे कैसे एक छोटा सा शुरुआत भारत के सबसे बड़े साम्राज्य में बदल गया। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय। अब कहानी यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सोचिए, एक तरफ था शक्तिशाली नंदा वंश, जिसके पास अपार धन, विशाल सेना और पूरे मगध पर कंट्रोल था, और दूसरी तरफ एक युवा लड़का जिसके पास ना बड़ा राज्य था ना धन संपत्ति, लेकिन उसके पास था एक महान गुरु चाणक्य। चाणक्य सिर्फ एक टीचर नहीं था, वो एक महान स्ट्रैटेजिस्ट और राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति था। धनानंद की अपमान के बाद चाणक्य ने संकल्प लिया कि वो नंदा वंश का अंत करके रहेगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक फ्यूचर सम्राट देखा। उसने उसे शिक्षा दी, युद्ध की ट्रेनिंग दी, राजनीति सिखाई और धीरे धीरे एक पावरफुल लीडर बना दिया। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने तैयार किया? उत्तर, चाणक्य। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त बचपन से ही बहादुर और बुद्धिमान था। चाणक्य ने उसकी लीडरशिप क्वालिटी को पहचान दिया था। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर सेना तैयार की और नंदा वंश के खिलाफ युद्ध शुरू किया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये भारत के इतिहास को बदलने वाली शुरुआत थी। प्रश्न, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्या सिखाया? उत्तर, राजनीति और युद्ध कला। अंत में धनानंद पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार कर लिया। यहीं से शुरू होता है मौर्य एम्पायर का उदय। प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य एम्पायर का विस्तार। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ मगध का शासक नहीं रहा था, उसका सपना था एक विशाल और एकीकृत भारत बनाना। और यहीं से शुरू होता है मौर्य साम्राज्य का तेजी से विस्तार। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे आसपास के राज्यों को अपने अधिकार में लेना शुरू किया। उसकी सेना बहुत मजबूत थी और चाणक्य की स्ट्रैटेजी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत में फैलने लगा। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का सपना क्या था? उत्तर, एक विशाल साम्राज्य बनाना। अब एक और इंटरेस्टिंग घटना होती है। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सिकंदर के जाने के बाद ग्रीक शासकों का प्रभाव था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें भी चुनौती दी। उसने सेल्यूकस निकेटर नामक ग्रीक शासक को हरा दिया। ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे मौर्य साम्राज्य और भी पावरफुल बन गया। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक को हराया? उत्तर, सेल्यूकस निकेटर। युद्ध के बाद एक संधि हुई। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए और बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। सोचिए, उस समय हाथी सेना की सबसे पावरफुल ताकत माना जाता था। प्रश्न, संधि के बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या दिया? उत्तर, 500 हाथी। अब मौर्य साम्राज्य और भी बड़ा हो चुका था। इसका विस्तार अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक माना जाता है। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी साम्राज्यों में से एक बन गया। प्रश्न, मौर्य साम्राज्य किस लिए प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, विशाल विस्तार के लिए। अब सवाल आता है, इतनी बड़ी साम्राज्य को कंट्रोल कैसे किया गया? इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। राज्य को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, अधिकारियों को अपॉइंट किया गया और हर जगह प्रशासन को मजबूत किया गया। प्रश्न, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की क्या विशेषता थी?
उत्तर, स्ट्रॉन्ग और संगठित प्रशासन। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था और शासन के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। आज भी अर्थशास्त्र को एक इम्पोर्टेंट राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न, अर्थशास्त्र किसने लिखा? उत्तर, चाणक्य। धीरे धीरे मौर्य एम्पायर भारत का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन गया और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इतिहास में अमर हो गया। बिंदुसारा और अशोका का उदय। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी उसके पुत्र बिंदुसारा ने संभाली। बिंदुसारा भी एक शक्तिशाली शासक था। उसने मौर्य साम्राज्य को और भी मजबूत बनाया और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों तक अपना प्रभाव बढ़ाया। कहा जाता है कि बिंदुसारा को ग्रीक लोग अमित्रोचेटिस के नाम से बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बना? उत्तर, बिंदुसारा। प्रश्न, ग्रीक लोग बिंदुसारा को किस नाम से बुलाते थे? उत्तर, अमित्रोचेटिस। आप कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शासक की जिसका नाम भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में मशहूर है। ये था अशोका। अशोका बिंदुसारा का पुत्र था। बचपन से ही अशोका बहादुर और बुद्धिमान माना जाता था। उसे युद्ध और प्रशासन दोनों की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन उसका स्वभाव कठोर भी माना जाता था। इसी वजह से कुछ इतिहासकार उसे शुरुआत में कठोर योद्धा के रूप में देखते हैं। प्रश्न, अशोका किसका पुत्र था? उत्तर, बिंदुसारा। बिंदुसारा की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। कई राजकुमारों के बीच टकराव हुआ, लेकिन अंत में अशोका विजयी हुआ और मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। प्रश्न, अशोका सम्राट कैसे बना? उत्तर, राजगद्दी के संघर्ष में विजय पाकर। अब अशोका का लक्ष्य था साम्राज्य का और अधिक विस्तार, और इसी सोच ने जन्म दिया एक बहुत बड़ी युद्ध को, कलिंग युद्ध। ये युद्ध भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कलिंग एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था जो आज के उड़ीसा क्षेत्र में स्थित था। अशोका ने इसे जीतने के लिए युद्ध किया, लेकिन ये युद्ध बहुत ही भयंकर था। हजारों लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए और अनेक परिवार बर्बाद हो गए। प्रश्न, कलिंग आज के किस राज्य में स्थित था? उत्तर, उड़ीसा। प्रश्न, कलिंग युद्ध किसने लड़ा? उत्तर, अशोका। युद्ध के बाद अशोका रणभूमि में गया। वहां उसने लाशों के ढेर, रोते हुए लोग और बर्बादी देखी। यही दृश्य उसकी जिंदगी बदल देता है। अशोका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फैसला लिया कि अब वो युद्ध नहीं करेगा। प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद अशोका पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, उसने युद्ध छोड़ दिया। यहीं से शुरू होती है अशोका की जीवन की सबसे बड़ी बदलाव की कहानी, अशोका और धम्म की कहानी। कलिंगा युद्ध के बाद अशोका की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। जो सम्राट पहले युद्ध और विजय में विश्वास करता था, अब वही शांति और मानवता की बात करने लगा। सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसके पास पूरे भारत की सबसे पावरफुल सेना थी, लेकिन उसने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया। यही बात अशोका को अन्य शासकों से अलग बनाती है। प्रश्न, कलिंगा युद्ध के बाद अशोका ने क्या छोड़ दिया? उत्तर, युद्ध और हिंसा। अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसने गौतम बुद्ध के उपदेशों को फॉलो करना शुरू किया। अब उसका लक्ष्य था लोगों के बीच शांति, दया और सद्भावना फैलाना। प्रश्न, अशोका ने कौन सा धर्म अपनाया? उत्तर, बौद्ध धर्म। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, धम्मा। अशोका का धम्मा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था। ये एक जीवन जीने का सही मार्ग था। इसमें दया, अहिंसा, बड़ों का सम्मान और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात की गई थी। प्रश्न, अशोका के धम्मा का मुख्य संदेश क्या था? उत्तर, शांति और अहिंसा। अशोका ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ बनवाए। इन पर उसके संदेश लिखे होती थी। आज भी भारत के कई स्थानों पर अशोका की स्तंभ और शिलालेख देखे जा सकते हैं। प्रश्न, अशोका ने अपने संदेश कैसे फैलाए? उत्तर, शिलालेख और स्तंभों के माध्यम से। अशोका ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने श्रीलंका और अन्य स्थानों पर धर्म प्रचारक भेजे।
कहा जाता है कि उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी। प्रश्न, अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश में धर्म प्रचारक भेजे? उत्तर, श्रीलंका। धीरे धीरे अशोका का नाम एक महान और दयालु शासक के रूप में मशहूर हो गया। आज भी उसे भारत के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक माना जाता है। लेकिन हर साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य का भी धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। और अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य की पतन की कहानी। मौर्य साम्राज्य का पतन। एक समय था जब मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल साम्राज्य माना जाता था। लेकिन इतिहास का एक सच ये भी है कि हर साम्राज्य का एक दिन पतन होता है और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य भी कमजोर पड़ने लगा। अशोका के बाद मौर्य साम्राज्य को वैसे शक्तिशाली शासक नहीं मिले। यही इसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? उत्तर, कमजोर उत्तराधिकारी। अशोका ने शांति और अहिंसा की नीति अपनाई थी। ये नीति मानवता के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इससे सेना की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और बाहरी हमलों का खतरा बढ़ने लगा। प्रश्न, अशोका की किस नीति को मौर्य पतन से जोड़ा जाता है? उत्तर, अहिंसा की नीति। मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था। इतनी बड़ी साम्राज्य को कंट्रोल करना आसान नहीं था। धीरे धीरे कई प्रांत अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगे और केंद्रीय शासन कमजोर पड़ने लगा। प्रश्न, विशाल साम्राज्य होने से क्या समस्या हुई? उत्तर, प्रशासन कमजोर हुआ। एक और बड़ा कारण था आर्थिक कमजोरी। बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत धन की जरूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। कर व्यवस्था भी पहले जैसी मजबूत नहीं रही। प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की आर्थिक समस्या का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, साम्राज्य कमजोर हुआ। अब मौर्य साम्राज्य टूटने लगा था और इसी दौरान एक नया नाम सामने आता है। फाइनल रिवीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। अब वक्त आ गया है मौर्य एम्पायर का क्विक रिवीजन करने का। अगर आप इन प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका मौर्य एम्पायर टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 2, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने तैयार किया? आंसर, चाणक्य। क्वेश्चन 3, चाणक्य ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा? आंसर, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक को हराया? आंसर, सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन 5, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना? आंसर, बिंदुसार। क्वेश्चन 6, अशोक किसका पुत्र था? आंसर, बिंदुसार। क्वेश्चन 7, कलिंग युद्ध किसने लड़ा? आंसर, अशोक। क्वेश्चन 8, कलिंग युद्ध के बाद अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, उसने युद्ध और हिंसा छोड़ दी। क्वेश्चन 9, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? आंसर, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 10, अशोक ने अपने संदेश कैसे फैलाई? आंसर, शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से। क्वेश्चन 11, अशोक के धम्म का मुख्य संदेश क्या था? आंसर, शांति और अहिंसा। क्वेश्चन 12, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? आंसर, कमजोर उत्तराधिकारी। क्वेश्चन 13, अंतिम मौर्य शासक कौन था? आंसर, बृहद्रथ। क्वेश्चन 14, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आंसर, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन 15, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? आंसर, अशोक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मौर्य एम्पायर से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक, कलिंग युद्ध और अशोक का धम्मा। इसीलिए इस टॉपिक को सिर्फ याद मत करिए, इसकी स्टोरी को समझिए, क्योंकि जब आप हिस्ट्री को स्टोरी की तरह समझते हैं तब कॉन्सेप्ट्स कभी भूलते नहीं। एंडिंग, अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी है तो आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कमेंट में लिखिए कंप्लीटेड और बताइए आपको मौर्य एम्पायर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। अगली क्लास में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में कौन कौन से नए राज्य उभर कर सामने आए। मौर्य एम्पायर, फुल कंक्लूजन एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अब तक हमने देखा कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटी सी शुरुआत से भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। कैसे चाणक्य की राजनीति और स्ट्रैटेजी ने इतिहास की दिशा बदल दी।
कैसे अशोका जैसे शक्तिशाली सम्राट ने युद्ध के बाद शांति का मार्ग अपनाया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मौर्य एम्पायर को इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? सोचिए, पहली बार भारत का इतना बड़ा हिस्सा एक ही साम्राज्य के कंट्रोल में आया था। ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि भारत के एकीकरण की शुरुआत थी। प्रश्न, मौर्य साम्राज्य को इतिहास में खास क्यों माना जाता है? उत्तर, भारत के एकीकरण के लिए। मौर्य शासकों ने स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। राज्य को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए, कर व्यवस्था को ऑर्गेनाइज किया गया। यही वजह है कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को एंशिएंट इंडिया का सबसे ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। प्रश्न, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की क्या विशेषता थी? उत्तर, स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड प्रशासन। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट ग्रंथ माना जाता है। इसमें इकोनॉमी, टैक्स सिस्टम, सिक्योरिटी और गवर्नेंस के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। प्रश्न, अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? उत्तर, राजनीति और प्रशासन। अशोका ने बौद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाया। उसके शिलालेख और स्तंभ आज भी उसके विचारों की याद दिलाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोका स्तंभ से लिया गया है। प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? उत्तर, अशोका स्तंभ। मौर्य साम्राज्य ने सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि कला, वास्तुकला, व्यापार और संस्कृति को भी प्रभावित किया। इसीलिए मौर्य एम्पायर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और एग्जाम में भी यहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली अशोका, कलिंग युद्ध, चाणक्य, अर्थशास्त्र और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी से रिवाइज जरूर करिए। एंडिंग, अगर आपने मौर्य एम्पायर की पूरी सीरीज देखी है तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग हो चुका है। कमेंट में लिखिए मौर्य कंप्लीटेड। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिए। अगली क्लास में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में कौन सी नई राज्य उभर कर आई।